नमस्कार साथियों, निदान क्लासेस पर आपका स्वागत है। मैं नागेश गहलोत आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। तो आइए साथियों, 15 प्रश्न हमने कल वाले वीडियो में हल कर लिए थे। आज के बाकी बचे 15 प्रश्नों को हल करते हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं। अब्राहम मैस्लो किसके बारे में प्रश्न है? अब्राहम मैस्लो ने प्रेरणा के निम्नलिखित सिद्धांतों में से किसको प्रतिपादित किया? तो अब्राहम मैस्लो की बात की गई है, जिन्होंने किसका सिद्धांत दिया? प्रेरणा का, यानी अभिप्रेरणा का सिद्धांत प्रतिपादित किया अब्राहम मैस्लो ने। तो मानवतावादी सिद्धांत दिया, प्रेरक सिद्धांत दिया, ड्राइव सिद्धांत दिया या फिर अपेक्षा का सिद्धांत दिया? तो देखिएगा साथियों, अब्राहम मैस्लो ने आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत दिया। कौन सा? आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत। परंतु उसको मांग का सिद्धांत भी कहा जाता है, उसको मानवतावादी सिद्धांत भी कहा जाता है। तो ह्यूमनिस्टिक थ्योरी के जन्मदाता कौन है? अब्राहम मैस्लो। तो अब्राहम मैस्लो से सीधा सा प्रश्न पूछ लिया यहाँ पर कि अब्राहम मैस्लो ने प्रेरणा के निम्नलिखित सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं, तो वो कौन सा सिद्धांत है? उसको मानवतावादी सिद्धांत कहते हैं, मांग का सिद्धांत कहते हैं और आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत भी कहते हैं। तो अभिप्रेरणा का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है वो अब्राहम मैस्लो के द्वारा मानवतावादी सिद्धांत। अब मानवतावादी सिद्धांत है क्या? तो इन्होंने एक पिरामिड का आकार का मनुष्य की आवश्यकताओं के संदर्भ में एक पिरामिड बनाया। तो सबसे पहले उन्होंने आवश्यकता बताई, वो बताई शारीरिक आवश्यकता। अब्राहम मैस्लो ने कहा प्रेरणा के सिद्धांत के अंतर्गत कि सबसे पहली मनुष्य की आवश्यकता क्या होती है? शरीर की आवश्यकता, फिजिकल नीड्स। उसके बाद सुरक्षा की आवश्यकता, दूसरा जो चरण बताया उन्होंने वो बताया कि उसको सुरक्षा की आवश्यकता होगी। मनुष्य सबसे पहले तो शारीरिक आवश्यकता होगी उसकी, दूसरी सुरक्षा की आवश्यकता होगी, तीसरी जो होगी वो समाज की आवश्यकता, किसकी? सोसाइटी की आवश्यकता होगी। यदि उसकी शारीरिक मांग पूरी होगी, उसकी सुरक्षा की मांग पूरी हो गई, तो फिर उसको समाज की आवश्यकता होगी। उसके बाद फिर मैस्लो ने बताया है कि समाज की मांग भी यदि व्यक्ति की पूरी हो जाती है तो उसके बाद उसको सम्मान से की मांग चाहिए होती है। मतलब शारीरिक मांग सबसे पहली, तो शारीरिक मांग पूरी हो जाने के बाद उसको सुरक्षा की मांग, मतलब किसी न किसी प्रकार से उसको सुरक्षा की मांग चाहिए होती है। फिर तीसरी समाज की मांग, चौथी सम्मान की मांग। और अगर सम्मान पा लेता है व्यक्ति तो वो स्वयं की सिद्धि यानी आत्म सिद्धि की मांग उसकी प्रबल होने लगती है। तो इस प्रकार से साथियों, आखिरी जो उसकी मांग है वो है आत्म सिद्धि की मांग। तो इस प्रकार से उन्होंने एक पिरामिड बनाया है और 5 प्रकार की आवश्यकता उन्होंने उसके अंतर्गत व्यक्ति की मानी है। कौन कौन सी? सबसे पहले शारीरिक मांग यानी फिजिकल नीड्स, दूसरी सुरक्षा की मांग, तीसरी समाज की मांग, चौथी सम्मान की मांग और पांचवी आत्म संप्रत्यय विकसित यानी जो उसका स्वयं का आत्म सिद्ध करने लग जाता है व्यक्ति, तो आत्म सिद्धि की मांग उसकी आखिरी अवस्था में पाई जाती है। तो अब्राहम मैस्लो के बारे में पढ़ा कि इन्होंने मांग का सिद्धांत भी दिया या फिर इसको मानवतावादी सिद्धांत भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अब्राहम मैस्लो ने प्रेरणा का मानवतावादी सिद्धांत प्रतिपादित किया। अगला प्रश्न है, बच्चों में समस्या सुलझाने के कौशल विकसित करने में मदद करने के कुछ तरीके क्या हैं? बच्चों में समस्या समाधान सुलझाने के लिए, कौशल विकसित करने के लिए हम मदद क्या क्या कर सकते हैं? एक हेलीकॉप्टर अभिभावक बने, बच्चों को गलतियां करने का अवसर न दें। तो देखिए, ये बिल्कुल सरासर गलत हो जाएगा, क्योंकि हम अभिभावक कैसे बनना है? ऐसे अभिभावक नहीं बनना है जो उनको गलतियां ही करने नहीं दे। बच्चा गलतियों से सीखता है, इस कारण उसको गलतियां तो होती है बच्चों से, तो ये एक सीखने का पार्ट है, तो गलतियां तो होगी, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा है, बच्चों को जटिल विकल्प चुनाव का मौका देने से बचें। अगर हम जटिल तरीके से उनको चुनाव नहीं करेंगे, उनकी चॉइस जटिल नहीं होगी, यदि हम सरल ही सरल देते रहेंगे तो वो आगे अपने जीवन में कहीं ना कहीं उसे जटिल अनुभवों से टकराना पड़ता है। इस कारण ये भी सही नहीं होगा, तो जटिल अनुभव भी चुनाव करने का मौका देना चाहिए बच्चों को। अगला है, बच्चों को असफलता का सामना करने से बचाना चाहिए। क्यों? केवल सफलता ही सफलता दिलाना चाहिए? बिल्कुल नहीं, बच्चों को असफलता भी आनी चाहिए, क्योंकि जो फेल्योर होते हैं वो अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं, अपने अनुभव से सीखते हैं कि हमने पिछली बार क्या गलतियां की थी। तो असफलता का अनुभव भी बच्चे को होना चाहिए, परंतु समस्या समाधान को अपनाने की अपने समस्या समाधान को अपने घर की संस्कृति का एक जिम्मेदार मज़ेदार हिस्सा बनाए। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि बच्चों में अगर हमें कौशल विकसित करना है समस्या सुलझाने के लिए, स्किल अगर हम उनको विकसित करने की सोच रहे हैं, तो समस्या समाधान को अपनी घर की संस्कृति का एक मज़ेदार हिस्सा बनाएं
मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं बच्चे, परंतु उस मज़ेदार वे में करेंगे तो वो उनको और अच्छा अनुभव प्राप्त होगा और मज़ा भी आएगा। तो इस प्रकार से ये सब इसके सही आंसर क्या हो जाएगा, समस्या समाधान को अपने घर की संस्कृति का एक मज़ेदार हिस्सा बनाना चाहिए। अगला प्रश्न है, फ्रायड के विचार में विकास एक रिक्त स्थान प्रक्रिया है। फ्रायड के अनुसार पूछा है। देखिए, हमें अपने विचार के अनुसार नहीं बताना है, फ्रायड के अनुसार क्या है, विकास किसकी प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यादृच्छिक प्रक्रिया है यानी रैंडम, अगला है एक्टिव प्रक्रिया है यानी सक्रिय प्रक्रिया है, और अनिरंतर प्रक्रिया है। तो फ्रायड ने जो माना है वो माना है कि विकास जो है वो अनिरंतर प्रक्रिया है, ये फ्रायड के अनुसार। तो आप याद रख लीजिएगा, फ्रायड ने क्या कहा है कि फ्रायड के विचार में था कि विकास एक अनिरंतर चलने वाली, जबकि जो पियाजे वगैरह इन्होंने सबने किसके निरंतर चलने वाली प्रक्रिया बताए, विकास मतलब जीवन भर चलता रहता है, ये पियाजे वगैरह दूसरे जो सिद्धांतकार थे उन्होंने बताया है। परंतु फ्रायड के विचार में क्या है, अनिरंतर तरीके से चलने वाला विकास कैसा होता है, अनिरंतर तरीके से चलने की प्रक्रिया है। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा अनिरंतर। अगला प्रश्न है, जब हमारी स्मृति में जानकारी हमें स्मृति में संग्रहित अन्य जानकारी को याद करने से रोकती है, मतलब जो पहले से जानकारी होती है वो हमें अन्य जानकारी को याद करने से रोकती है, तो किस प्रकार की भूल होती है, क्या पतन की, क्या विलंब की, क्या संकेत आधारित भूल की, या फिर अवरोध की। तो अवरोध की भूल करता है, किसकी, अवरोध की भूल होती है। यदि हमारे पहले से जो जानकारी होती है वो दूसरी जानकारी को याद करने से रोकती है तो वो उसमें अवरोध पैदा करती है। मतलब हम किसी भी जानकारी को, नई जानकारी अगर हमारे याद करने से रोक रही है, पुरानी जानकारी हमें नई जानकारी, स्मृति में अन्य जानकारी को याद करने से रोक रही है, तो उसके मार्ग में अवरोध का कार्य कर रही है। तो यहाँ हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, अवरोध का कार्य करती है। एक शिक्षार्थी जो फिल्मों या वृत्त चित्रों को देखकर सबसे अच्छा सीखता है, वह किस प्रकार का शिक्षार्थी है। मतलब किसके किसके माध्यम से सीख रहा है, वो सीख रहा है डॉक्यूमेंट्री के और फिल्मों के माध्यम से, मूवी के माध्यम से और डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से बच्चा सीख रहा है। तो वह किस प्रकार का शिक्षार्थी है, कर्ण संबंधी, प्रायोगिक, पठन या लेखन, या फिर दृश्य। तो देखिएगा साथियों, अगर हम मूवी को क्या करते हैं, मूवी हमारे सामने चल रही है टीवी में और हम यहाँ पर बैठे बैठे देख रहे हैं, तो ये किस प्रकार का, ये दृश्य हम मतलब देख रहे हैं, तो ये दृश्य हो जाएगा, तो विजुअल के अंतर्गत आएगा ये सीधा सा आंसर है। क्योंकि हम मूवी देखने का और वृत्त चित्रों यानी डॉक्यूमेंट्रीज अगर हम देख रहे हैं तो वो किसके द्वारा, हमारी आंखों की संवेदना के द्वारा ही तो हम देखेंगे, आंखों के द्वारा ही तो देखेंगे हम। तो ये दृश्य संवेदना के अंतर्गत आता है। तो दृश्य जो होता है वो इसका सही आंसर हो जाएगा, विजुअल, ना कि पठन लेखन। पठन लेखन में क्या आएगा कि हम पढ़ने और लिखने का काम करते हैं तो वो पठन लेखन के। प्रयोग के तौर पर अगर हम करके सीखते हैं तो वो प्रायोगिक तौर पर आएगा। और कर्ण संबंधी मतलब केवल ऑडियो सुन रहे हैं हम, रेडियो जो होगा वो कर्ण संबंधी, केवल मतलब सुनने संबंधी आएगा। परंतु टीवी जो होगी वो दृश्य है, तो हम मूवी जो देखते हैं वो दृश्य के माध्यम से देखते हैं। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, दृश्य। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने के लिए शिशुओं को जन्मजात क्षमता पर किस प्रकार का भाषा सिद्धांत केंद्रित है। क्या व्यवहारवाद सिद्धांत, पोषण सिद्धांत, सहज सिद्धांत, या फिर सहज ज्ञानवादी सिद्धांत। तो भाषा सीखने के लिए शिशुओं को जन्मजात क्षमता, यहाँ पर जन्मजात मतलब जो जन्मजात की बात हो रही है, तो किस प्रकार का भाषा केंद्रित रहता है सिद्धांत, तो वो होता है सहज ज्ञानवादी सिद्धांत। जन्मजात शिशुओं को जन्मजात क्षमता पर किस प्रकार का भाषा सिद्धांत केंद्रित रहता है, तो वो हो जाएगा सहज ज्ञानवादी सिद्धांत। अगला प्रश्न है हमारा, जब व्यक्तित्व को मापने के लिए निम्न विधि का उपयोग किया जाता है तो व्यक्ति की वंशावली के बारे में एक विस्तृत जानकारी एकत्र हो जाती है। तो ये कौन सी विधि होगी, क्या साक्षात्कार के द्वारा हम वंशावली जान सकते हैं, क्या केस हिस्ट्री के द्वारा जान सकते हैं, या फिर प्रक्षेप्य परीक्षण के द्वारा जान सकते हैं, या फिर प्रश्नावली के। तो देखिए साथियों, प्रक्षेप्य जो होगी वो भी एक व्यक्तित्व मापन की विधि होती है, प्रश्नावली भी होती है, साक्षात्कार भी होती है, और केस हिस्ट्री भी होती है। ये सभी व्यक्तित्व मापन की विधियां हैं। परंतु हमें क्या दिया गया है प्रश्न में, वंशावली के बारे में जानकारी किस विधि के द्वारा मालूम होती है किसी भी व्यक्ति के, तो वो होगी केस हिस्ट्री। यदि हम केस स्टडी करेंगे किसी व्यक्ति की और उसके पूर्वजों की, या फिर उससे भी पहले की, उसके माता पिता, उसके दादा पोते, इस प्रकार की जानकारी अगर हम यो कर रहे हैं तो वो केस हिस्ट्री के अंतर्गत आता है। यानी उसकी पुरानी हिस्ट्री जान करके उसकी समस्या को जानने की कोशिश करते हैं। किस विधि में करते हैं, तो केस स्टडी या फिर केस हिस्ट्री विधि में जो है उसकी वंशावली के बारे में जानने की हमें जानना चाहिए।
क्योंकि वंशावली के बारे में जानेंगे तभी हम उसकी समस्या का समाधान कर पाएंगे, निदान कर पाएंगे। निदान का मतलब होता है समस्या को जानना और उसके बाद फिर उपचार होता है। तो केस हिस्ट्री विधि में अगर साक्षात्कार विधि की बात करें तो केवल साक्षात्कार में हम जो उस समय के तात्कालिक प्रश्न होते हैं वो पूछते हैं। प्रक्षेप्य परीक्षण, प्रक्षेप्य परीक्षण देखिए, प्रक्षेप्य परीक्षण के अंतर्गत सीबीटी या फिर सीएटी और एक और वो चाइल्ड अपरसेप्शन टेस्ट, इस प्रकार की विधियां जो होती है वो प्रक्षेप्य विधि के अंतर्गत आती है। और प्रश्नावली विधि मैंने कल वाले वीडियो में बताया था कि प्रश्नावली विधि ये किसने, इसको सुक्राती विधि के तौर पे भी जाना जाता है। इसमें प्रश्नों की एक लंबी सूची होती है, तो ये सुक्राती विधि के नाम से भी जानी जाती है। तो हमारा यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रक्षेप्य नहीं सॉरी केस हिस्ट्री। अगर हमें वंशावली के बारे में जाननी होगी तो केस हिस्ट्री विधि सही होगी। अगला प्रश्न है, यदि शिक्षक को निर्देशात्मक सामग्रियों को व्यवस्थित करने से पहले छात्रों की शक्तियां और कमजोरियां के बारे में जानना है तो शिक्षक को किस संचालन करना चाहिए। देखिए क्या प्रश्न है, यदि शिक्षक को निर्देशात्मक सामग्रियों को व्यवस्थित करने से पहले छात्रों की शक्तियां और कमजोरियों के बारे में जानना है तो शिक्षक को किसका संचालन करना चाहिए, सारांशित मूल्यांकन का, नैदानिक मूल्यांकन का, अंतरिम मूल्यांकन का या फिर रचनात्मक मूल्यांकन का। तो देखिएगा साथियों, इसका आंसर जो हो जाएगा वो नैदानिक मूल्यांकन हो जाएगा, क्योंकि नैदानिक मूल्यांकन के द्वारा क्या करते हैं, हम उसकी समस्याओं को निदान करते हैं। देखिए मैंने अभी बताया आपको कि निदान करना अलग होता है, समस्याओं को जानना, निदान करने का अर्थ होता है समस्याओं को जानना। तो ये जानना है, मतलब हमारे प्रश्न में ही दिया हुआ है, निदान करना मतलब जानना। तो मैं बता रहा हूँ आपको कि निदान उसका उपचार नहीं होता है। निदान मतलब होता है कि बालक के समक्ष समस्याएं क्या है और फिर उसके बाद जो उपचार अपनाया जाता है वो होता है उसका उपचारात्मक। तो देखिए निदान का मतलब होता है उनकी समस्याओं के बारे में जानना, समस्याओं, कमजोरियां और शक्तियां, ये सब कुछ जानना क्या कहलाता है, निदान। परंतु उसका अगर हम उपचार कर रहे हैं तो उपचार बाद की प्रक्रिया है, परंतु उसकी समस्या क्या है, उसकी शक्तियाँ क्या है, ये सब कुछ जानना क्या कहलाता है, निदान कहलाता है। तो देखिए इसमें प्रश्न में यही दिया गया है कि शक्तियाँ और कमजोरियों को जानना चाहते हैं तो किस प्रकार की विधि का संचालन करना चाहिए। तो नैदानिक डायग्नोस्टिक मेथड का मूल्यांकन या फिर नैदानिक मूल्यांकन का हमें प्रयोग करना चाहिए। तो निदान का अर्थ होता है उसकी शक्तियाँ या कमजोरियों को जानना। अगला प्रश्न है, कक्षा में रिक्त स्थान देकर बच्चे की रचनात्मकता को उचित रूप से सामने लाया जा सकता है। तो देखिएगा साथियों, कक्षा की बात हो रही है यहाँ पर, किसकी, कक्षा में अगर बच्चे को हम कौन सी विधि के द्वारा क्या कर सकते हैं जिसके कारण उसमें रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी आ सकती है। तो उसको क्या गृह कार्य देना चाहिए। तो गृह कार्य तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें हमारे प्रश्न में ही दिया हुआ है कि कक्षा में उसके, तो गृह कार्य तो घर के लिए होता है, तो ये कक्षा की बात नहीं हो रही है। टिप्पणियाँ उसके नोट्स से भी नहीं होगा या उस पर आरोपण लगाने से भी नहीं होगा। उसको हम असाइनमेंट देंगे कक्षा में लिखने के लिए या फिर कुछ कार्य देंगे, समुन्नदेशन करेंगे उसका, तो उस प्रकार से कक्षा में उसके लिए रचनात्मकता हम ला सकते हैं इसके द्वारा। किसके द्वारा, असाइनमेंट के द्वारा या फिर समुन्नदेशन के द्वारा हम उसको कक्षा में कार्य करने के लिए देंगे तो उस बालक में रचनात्मकता उत्पन्न हो सकती है। और गृह कार्य तो घर के लिए दिया जाता है, तो ये सभी चीज़ें नहीं होगी। समुन्नदेशन जिसका अर्थ होता है असाइनमेंट। अगला प्रश्न है, दृश्य समस्याएं मौखिक समस्याओं की तुलना में अधिक आराम से संज्ञानात्मक विकास के किस चरण के दौरान हो जाती है। तो हम प्रश्न को एक बार और पढ़ेंगे, क्योंकि बड़े प्रश्न जो होते हैं वो बहुत आसान होते हैं साथियों, बहुत ही आसान होते हैं। तो दृश्य समस्याएं मतलब देखिए पहला ही प्रश्न पकड़ना है हमें, दृश्य समस्याएं मौखिक समस्याओं की तुलना में अधिक आराम से संज्ञानात्मक विकास के किस चरण के दौरान हल हो जाती है। तो देखिएगा, मूर्त संक्रियात्मक होगा यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, पूर्व संक्रियात्मक यानी प्री ऑपरेशनल, अमूर्त संक्रियात्मक यानी फॉर्मल ऑपरेशनल, या फिर संवेदी प्रेरक यानी सेंसरी मोटर। तो ये सभी अवस्थाएं जो है ये जीन पियाजे के द्वारा प्रतिपादित है। ये तो आप सब जानते हैं क्योंकि बहुत बार हमने जीन पियाजे की अवस्थाएं पढ़ ली है, ठीक है। तो ये सभी कुछ चीज़ें ये जीन पियाजे से संबंधित है, परंतु हमें प्रश्न के अनुसार देखना है कि दृश्य समस्याएं मतलब जो हमें दिख रही है, तो कौन सी अवस्था होती है जिसमें हमें समस्याएं प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने होती है या फिर जो हमारे सामने ज्ञात है उस चीज़ के बारे में हम अध्ययन करना चाहते हैं। तो जो समस्या मूर्त होगी, कॉन्क्रीट होगी यानी किसी उसका द्रव्यमान होगा तो हम उस चीज़ को देख पाएंगे, और अमूर्त में हम नहीं देख पाते हैं। तो दृश्य का मतलब ये होता है कि आपको दिख रही है वो चीज़ें, तो दृश्य समस्याओं की तुलना में आराम से हल कर सकते हैं। संज्ञानात्मक
विकास के किस चरण के दौरान हल हो जाती है? तो मूर्त संक्रियात्मक यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है कि जो हमारे सामने समस्या है, जो हमको दिख रही है, उसको हल करने की अवस्था होती है, तो वो कौन सी होती है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्थाएं वो होती है जिसके बारे में हमने, जो हमारे सामने प्रत्यक्ष उपलब्ध नहीं है, परंतु हमें सोच के द्वारा उन चीज़ों को हल करना है, तो वो उसको हम फॉर्मल ऑपरेशनल, ये सबसे लास्ट की अवस्था है। ये सबसे, ये जो होती है, देखिए पहले नंबर की अवस्था की बात करें हम, तो पहले नंबर की संवेदी प्रेरक अवस्था होती है, दूसरे नंबर की प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है, तीसरी होती है वो मूर्त होती है, और चौथी जो होती है वो होगी चौथी जो होगी वो हो जाएगी हमारी मूर्त अमूर्त संक्रियात्मक यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो देखिएगा साथियों, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत हम दृश्य, हमारे सामने जो दृश्य चीज़ें हैं उनको हम आराम से संज्ञानात्मक विकास के चरण हल हो जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। कोहलबर्ग ने अपने नैतिक विकास के अध्ययन में बच्चों को क्या दुविधा प्रस्तुत की थी? तो कोहलबर्ग का बहुत ही सीधा सा आंसर हो जाएगा, क्योंकि कोहलबर्ग ने, एक हेंज नामक व्यक्ति था, उसकी समस्या यानी उसकी दुविधा को अपने प्रायोगिक तौर पर अपने सिद्धांत में प्रस्तुत किया था। तो हेंज एक व्यक्ति था जिसकी पत्नी या माँ क्या कोई रहती है, वो बीमार हो जाती है। उसके लिए उसके पास दो विकल्प रहते हैं कि क्या हमें दवाई चुरा लेनी चाहिए या फिर उसके पास पैसे नहीं है, तो उसके सामने समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, दुविधा उत्पन्न हो जाती है। तो वो हेंज की दुविधा कोहलबर्ग ने अपने नैतिक विकास सिद्धांत के अंतर्गत प्रस्तुत की है। तो ये हेंज की दुविधा जो होगी ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि कोहलबर्ग ने अपने नैतिक विकास सिद्धांत में हेंज की दुविधा प्रस्तुत की है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या ध्यान के शैक्षिक निहितार्थ में निम्नतम प्रभावी है? देखिए, ध्यान के शैक्षिक निहितार्थ में ध्यान की बात हो रही है। पहला तो हमें पकड़ना है शब्द ध्यान, और निम्नतम, देखिए सबसे कम, निम्नतम की बात हो रही है, सबसे कम कौन सी प्रभावी हो सकती है? क्या सिद्धांत वार्ता, क्या श्रव्य दृश्य उपादान, या फिर भावभंगिमा और गतिविधि, या फिर विविधता समावेशन? तो देखिए, हम दृश्य श्रव्य उपागमों का प्रयोग करेंगे हमारे सिद्धांत में, तो ये बहुत ही अच्छा होगी, क्योंकि ऑडियो विजुअल के द्वारा बच्चे अधिक अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। भावभंगिमा के द्वारा यानी हम कोई नया कॉस्ट्यूम पहन के या फिर कोई रोल जो होगा, रोल करेंगे कोई बच्चों के सामने, तो वो भी अच्छी प्रभावी गति होगी, प्रभावी गतिविधि होगी। तो ये भी हमारा गलत आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये चीज़ें जो बता रहा हूँ मैं, ये चीज़ें क्या हैं, ये मतलब अच्छी विधि मानी जाती है, सबसे निम्नतम नहीं, सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। तो ये दृश्य श्रव्य उत्पादन, ये उपागम, ये भी हो जाएगा। भावभंगिमा मतलब गतिविधि आधारित शिक्षण होगा तो भी बच्चा अच्छा सीख पाएगा, और विविधताओं का समावेश होगा तो भी बच्चा अच्छी प्रकार से सीख पाएगा। परंतु सिद्धांत वार्ता मतलब शिक्षक बोले जा रहा है, वार्ता किए जा रहा है और बच्चे उससे उब रहे हैं, तो ये सबसे निम्नतम प्रभावी गतिविधि होगी। तो निम्नलिखित में से क्या ध्यान के मतलब बच्चों का ध्यान केंद्रित करने के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण होगी? वो कौन सी होगी? सिद्धांत, मतलब शिक्षक बोले जा रहा है और बच्चे उब गए हैं उनकी बातों से, तो ये सबसे निम्नतम प्रभावी विधि होगी। अगला प्रश्न है कि शैक्षिक और व्यावसायिक मार्गदर्शन सेवाएं प्रदान करने के लिए अभिक्षमता परीक्षण का अनिवार्य उपकरण कौन सा है? तो इसका होगा सलाहकारों का अनिवार्य उपकरण है। कौन सा? व्यावसायिक मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के लिए सलाहकारों का जो होगा वो अनिवार्य अभिक्षमता परीक्षण जो होगा वो किसके लिए? सलाहकारों का अनिवार्य उपकरण होगा। अगला प्रश्न कैंसिल किया हुआ है। तीसरा प्रश्न देखते हैं हम कि एक बहुत ही कड़क लेकिन प्रभावी शिक्षक वर्ग के आकलन के परिणाम औसत से कम है, वह कारण जो इस कक्षा में शिक्षार्थियों को प्रभावित कर रहा है निम्नलिखित है। तो देखिएगा साथियों, इस प्रश्न को एक बार और पढ़ेंगे क्योंकि बड़ा प्रश्न है। एक बहुत ही कड़क लेकिन प्रभावी शिक्षक, देखिए कड़क शिक्षक है मतलब वो बच्चों को डराता है। कड़क मतलब तो वो ये हो जाता है कि स्वभाव में बहुत मतलब खतरनाक है, डेंजर टाइप के शिक्षक हैं। लेकिन प्रभावी शिक्षक है वो वर्ग है, आकलन के परिणाम औसत से कम है, मतलब जितने औसत होने चाहिए उससे भी कम है। वह कक्षा में शिक्षार्थियों को प्रभावित कर रहा है निम्न के द्वारा: विषय की जटिलता के द्वारा,
शिक्षार्थियों को बोरियत के द्वारा, शिक्षक और शिक्षार्थियों के बीच संबंध यानी नई सामग्री और पुरानी सामग्री के बीच को अंतर स्पष्ट नहीं है। तो शिक्षक और शिक्षार्थियों के बीच का संबंध जो होगा ये सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक कड़क शिक्षक है तो वो अपने शिक्षार्थियों को सही से वार्तालाप नहीं कर पाएगा, वो उनसे इंटरेक्ट नहीं हो पाएगा, और इंटरेक्ट नहीं होगा तो उसकी प्रभावी शिक्षण नहीं होगा। तो ये हमारा यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, शिक्षक और शिक्षार्थियों के बीच संबंध को वो प्रभावित करता है। तो ये थे आज के 15 प्रश्न जो हमने हल किए हैं। तो आप इसी प्रकार से साथ बनाए रखिएगा और वीडियो को निरंतर देखते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।